गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए फिर से आ गए हम COET प्रिपरेशन के लिए। जल्दी ये अपना सेकेंड वीडियो है। ये आपका फिजिकल जियोग्राफी मतलब अप्लाइड जियोलॉजी का ये चैप्टर फर्स्ट है, जो कि आपका फिजिकल जियोलॉजी आता है। इसमें आप जल्दी ऑरिजिन ऑफ अर्थ, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी सब कंटेन होता है, इसी में अपना वो होता है। इससे पहले हमने अपने पुराने वीडियो में 19 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, शायद आपने देखा हो। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो आज हम 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं, है ना। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा प्रयास करें कि खुद से भी सर्च करें, और मैं तो हूँ ही आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कोगुलेशन। कोगुलेशन के लिए कौन सा आयन बहुत ज़रूरी होता है? तो जल्दी इसके लिए कैल्शियम। ठीक है, कोगुलेशन शायद कैल्शियम से मिलता जुलता है ही है कुछ अपना। तो इसमें क्या होगा अपना 20 में सी नंबर अपना माना जाएगा, है ना। 20 का सी नंबर। फ्लेम फोटोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन, जो फ्लेम फोटोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेडिएशन, की पोलराइजेशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो जल्दी क्या है, ये इमिशन ऑफ रेडिएशन के ऊपर है। इमिशन ऑफ रेडिएशन के फैलने पे जो इमिशन ऑफ रेडिएशन पे फ्लेमटॉमी आपका पाया जाता है, बेस्ड है ना। द रिंग ऑफ फायर इज द एरिया दैट एग्जिस्ट अराउंड। एक रिंग ऑफ फायर नाम का एक एरिया है जिसे दिखाया गया है। तो वो कौन से ओशियन में आता है आपका? इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, एटलांटिक ओशियन में। तो वो कौन सा ओशियन में आता है? पैसिफिक ओशियन में। ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर किस में आता है आपका? पैसिफिक में, पैसिफिक ओशियन में। सन इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ। सन क्या है? सन आपका किसका एग्जाम्पल है? सन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फिज़न नहीं, न्यूक्लियर फ्यूज़न का। और क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी बनाता नहीं, वो एनर्जी एनर्जी गिवन है, वो एनर्जी प्रदान करता है अपने को। उसी की वजह से तो पूरा सोलर सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा अपना? न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। इसके याद है, मैच द फॉलोइंग: न्यूक्लियर फ्यूज़न, जियोथर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बायोगैस। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है आपका? कोल। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होगा आपका? 24। न्यूक्लियर फ्यूज़न आपका यूरेनियम होगा। एक मिनट, 24। हाँ, व्हाट इज़ द मैच ऑफ द फ्लोइंग? हाँ, लिस्ट नंबर देख में आप देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जियोथर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बायोगैस। तो 24 होगा। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपका हॉट स्प्रिंग आ जाएगा, जैसे राउंड ऑफ द अर्थ एज यूजुअल सन। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूरेनियम होगा। जियोथर्मल एनर्जी का आपका हॉट स्प्रिंग होगा। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कोल होता है। और बायोगैस आपका मीथेन होता है। बायोगैस किससे बनती है आपकी? याद रखिएगा, मीथेन से बनती है। इसका बी नंबर सही होगा आपका, बी नंबर सही होगा। बायोगैस किससे बनती है? मीथेन से। पोटेंशियल एनर्जी किससे माना जाता है? कोल को। और जियोथर्मल एनर्जी होती है आपकी हॉट स्प्रिंग। और न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या कहलाता है आपका? यूरेनियम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है हम लोग 25 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट डीनेचर्स क्लोरोफिल। विच ऑफ द एयर, कौन सा एयर पोल्यूटेंट है, मतलब पोल्यूटेंट है जो नेचर हो गया प्राकृतिक, और डीनेचर शायद अप्राकृतिक क्लोरोफिल है ना, जो यूज़ होता है। जल्दी कौन सा होता है? या SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। या SO2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डी नेचर ऑफ द क्लोरोफिल है ना। ध्यान रखेंगे। विच वन इज द एयर पोल्यूटेंट डी नेचर क्लोरोफिल। कौन सा होता है जो क्लोरोफिल को अप्राकृतिक बना देता है?
तो वो है SO2, है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया हैव, क्या आप जानते हो सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो है आपका टेहरी डैम। ध्यान रखिएगा, ये आपका जीके भी हो एज वेल एज है, आपका फिजिकल जियोलॉजी भी आता है। सबसे ज़्यादा डैम कौन सा है? टेहरी डैम, ठीक है। 27 नंबर पे आते हैं, द हीट दैट काजेस मेल्टिंग इन द अर्थ ईयरली हिस्ट्री वाज सप्लाइड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट। जल्दी क्या है इसमें 27 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि जो हीट थी, जो गर्म चीज़ थी जिसकी वजह से अर्थ का पिघलना स्टार्ट हुआ, जो कि ईयरली मतलब पहले वाली हिस्ट्री में होता है, सप्लाइड फ्रॉम द फ्लोइंग इवेंट, और उसी दौरान से चला आ रहा है, वो कौन सा इवेंट है ना। तो कौन सा है पहले देख पढ़ते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी की वजह से, सोलर हीटिंग की वजह से या वोल्केनिक एक्टिविटी से, लार्जेस्ट बॉइल्ड इम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बॉइल्ड मतलब जलने की वजह से, एंड रेडियो एक्टिव की वजह से, या लार्ज बॉइल्ड इम्पैक्ट एंड सोलर हीटिंग से, सोलर हीटिंग से या आपकी लार्ज बॉइल उसकी वजह से, है ना। तो इसका होगा अपना सी नंबर, लार्ज बॉलिडिंग, क्योंकि जल्दी डायरेक्टली जो किरणें थी वो अर्थ पे पड़ती थी, और जो उसके वजह से थी रेडियो एक्टिविटी थी, क्योंकि ज़्यादा हीट था, सन का वो था, तो मीथेन यूरेन आपकी हर गैस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और रेडियो एक्टिव की वजह से ये चीज़ हुई थी। तो जनरली 27 का अपना सी नंबर वो होगा, है ना। इसके आगे 28 में, द प्रोसेस बाय विच ओरिजिनली होमोजीनस अर्थ डेवलप अ डेंस कोर मेंटल एंड अ लाइट क्रस्ट कार। तो इसमें पूछ रहा है 28 नंबर में आपकी जो प्रोसेस है जिसमें होमोजीनस अर्थ बना, डेवलप हुआ, ठीक है ना, मतलब इंसान की उपलब्ध जागरूकता या ऑरिजिन हुई, वो डेंस कोर मतलब ज़्यादा घनत्व में कोर था, मेंटल एंड लाइट क्रस्ट इस कार, जो मेंटल है और लाइट का वो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब बीच की लाइन जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, होमोजेनियस मतलब हमारे लिए, उसे हम क्या बोलेंगे। तो 28 का अपना होगा बी, डिफ्रेंसिएशन। किसी भी चीज़ में अर्थ मेंटल कोर में एक डिफ्रेंसिएशन जाती है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे मोहर मोहर वॉइस डिसकंटिन्यूटी लाइट है, तो वो सब आपकी डिफ्रेंसिएशन में आती है। तो 28 का अपना क्या होगा, है ना, बी। डापल मेंटल हैज़, डापल मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, 29 का डापल मेंटल पेट्रोडाइट कंपोजिशन, सॉरी नहीं मैम, हो गया शुरुआत अच्छी है तो अच्छी और डापल मेंटल इस कार, डापल मेंटल को हम पेट्रोडाइट कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अपर मेंटल को क्या कहा जाता है, पेट्रोडाइट कंपोजिशन, पेट्रोडाइट कंपोजिशन। द एस्थेनोस्फेयर एग्जिस्ट बिलो द, जो एस्थेनोस्फेयर है वो कहाँ बिलो कर कहाँ पाया जाता है, आपका क्रस्ट में, लिथ, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर कहाँ पाया जाता है, अपना क्रस्ट में, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, तो इसका है अपना 5.5 G/cc, है ना, ध्यान रखिएगा। सेल्सियस, ग्राम पर सेल्सियस कितनी होती है, 5.5 G/C, है ना, ध्यान रखिएगा। ये अपने आज हम 32 क्वेश्चन में आ गए। द अपर सेल ऑफ द अर्थ अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ इज कॉल्ड, जो अपर सेल होती है अर्थ की 100 किलोमीटर डेप्थ में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द अपर सेल ऑफ द अर्थ, जो अपर सेल रहती है अर्थ की 100 किलोमीटर तक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, लिथोस्फेयर, ध्यान रखिएगा आप लोग। द डिसेंट ऑफ ओशनिक लिथोस्फेयर इनटू द मेंटल इज द प्रोसेस, जो डिसेंट ऑफ ओशनेसिक, जो अर्थ लिथोस्फेयर ओशनेटिक क्रस्ट वाली रहती है, उसे कम करने वाली जो और मेंटल तक जाने वाली, उससे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है सबडक्शन, मतलब घटते क्रम में। सबडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का दब के या घनत्व में उसका आना, मतलब किसी भी चीज़ का अपर से अपर मतलब असेंडिंग से टू डिसेंडिंग, घटते क्रम में, है ना। डिसेंट ऑफ ओशनिक लिथोस्फियर इनटू द मेंटल इस प्रोसेस, ओके, सबडक्शन। इसके बाद 34 नंबर पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री। ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री में नहीं आता है? तो पहला है देखिएगा मिड ओशन रेज, एन एल्टीट्यूड, सी है डीप सी ट्रेंच जोन, डी नंबर है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो अपना ये सी नंबर होता है, डीप सी ट्रेंच जोन। मिड ओशन रेज तो आपने पढ़ा है कन्वेंशन वाले में, एन एल्टीट्यूड भी पढ़ा है आपने कि इज़ नॉट कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री। इसमें से कौन सा है इसमें कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री? कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री क्या होता है कि किस अपने लोअर मेंटल लेयर पे किसी प्रकार का दरार आना या सब प्लेट हिलना जिसके वजह से ऊपर सुनामी, अर्थक्वेक ये सब उत्पन्न होते। इसमें से नंबर सी जो है आपका उस नंबर सी है, उसकी वजह से ही ये सब होता है। तो नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। अर्थक्वेक रहता है तब भी आपका कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री हिलती है। मिड ओशन रेज में हल्का सा कंपन होता है या वाइब्रेशन हो तब भी होता है, और वोल्केनिक एक्टिविटी में भी ये सब होता है ना। 35 नंबर है, हाउ थिक इज़ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है अर्थ की वो कितनी थिक है? तो एक में आपको अबाउट 4 माइल्स लिखा है और एक में आपका 35 है ना, 4 किलोमीटर होता है, 40 किलोमीटर होता है कि 400 होता है। तो अबाउट 40 किलोमीटर। शायद मैंने ये आपको अपनी चैप्टर फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि 40 किलोमीटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट टू द थिकर। उसके बाद आपका मेंटल कोर स्टार्ट हो जाता है। द थिट्स वाज लोकेटेड बिटवीन। जो थिट्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं? तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में, यूरेशिया एंड अफ्रीका में, या अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में। थिट्स आपका नॉर्थन साइड वाला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में गोंडवाना और नॉर्थ एशिया, तो नॉर्थ एशिया पार्ट में ये आपका थिट्स पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में। इसको भी मैंने कवर किया था अपने फर्स्ट चैप्टर वाले में। द लेयर इन विच जोन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। जो लेयर है जो प्रेजेंट है ओजोन लेयर में, उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ध्यान रखना, जो लेयर अपनी द लेयर इन विच जोन इज प्रेजेंट, जो लेयर प्रेजेंट है जो ओजोन के पास लेयर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ओके। 38 नंबर है, विच फ्रैक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन अराइविंग एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब अर्थ सरफेस। ये कौन सा सोलर रेडिएशन है ना, कितने प्रतिशत सोलर रेडिएशन है जो अराइविंग होता है, जो अपनी ऊपर वाली सतह में पाया जाता है एटमॉस्फेयर, और एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ की सरफेस। मतलब जो हानिकारक रेडिएशन टाइप के रहते हैं जिसे कवर कर लेता है, जिसमें अर्थ में आपका ओजोन, CFC इन सब की वजह से कम रेडिएशन होता। तो कितने परसेंट होता है आपका? बी नंबर 50%। 50% ऑफ है ना, 50% ही रेडिएशन कवर कर पाता है कि बाहर से जो हार्मफुल रेज टाइप की आती हैं जो कि सोलर सिस्टम द्वारा है ना, उसे वो कंट्रोल कर लेता है, अर्थ सरफेस में आने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। डी लेयर इन द मेंटल इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ। डी लेयर जो है आपके वो मेंटल कोर से कितने नीचे है? तो इसको भी मैंने अपने कवर किया था। 660 किलोमीटर आपका पड़ता है डी लेयर, जो मेंटल से अपर और नीचे जाएंगे आप तो वो 660 किलोमीटर पड़ता है। अपर मेंटल बीनेथ द एशियन कार्टोन से इस कैरेक्टराइज बाई। जो अपर मेंटल है बीनेथ है ना, अपर मेंटल है आपका, अपर मेंटल लोअर मेंटल, जो उसमें एशियन कैटोन है मतलब साइज है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है या किस चीज़ के लिए वो मशहूर है? मतलब जैसे आप मेंटल कोर में आप अंदर साइड गए, उसमें कौन से मिनरल या कौन से इम्प्लीमेंट एलिमेंट्स है जो उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जनरली क्या होता है? डिप्लीकेशन ऑफ इनकम्प्लीटी ये एलिमेंट्स होता है। जनरली क्या होता है, जब आप किसी भी गहराई तत्व में जाओगे तो आपको आयरन और सबसे ज़्यादा मिलेगा जनरली की भारत में आपको आयरन की, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपने बोरवेल देखा होगा तो आपने सुना होगा कि खारा पानी का अर्थात ये है कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होना। तो इसमें यही है डिप्लीकेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एलिमेंट्स, उसमें कुछ घनत्व वाले मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ध्यान रखिए। अपर मेंटल में क्या होता है? डिप्लीकेशन
ऑफ इनकपेबिलिटी एलिमेंट्स। ओके, 41 में आ गया, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज एक्सप्रेस्ड इन। जो रेडियस है, मीन जो हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ निकालते हैं मीन द्वारा, ऑर्बिट जो सन के अगल बगल घूमता रहता है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम मीन निकालते हैं कि अर्थ की रेडियस का मतलब अर्थ कितनी गोलाई चौड़ाई है उसकी, है ना, सेंटर पॉइंट से, तो क्योंकि सन का ऑर्बिट लेती रहती है तो उसको हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं, उससे हम एक्सप्रेस करते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। किससे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ईच प्लैनेट इज रफली ट्विस एज अ फार फ्रॉम द सन एट इज क्लोजेस्ट नेबर इज नोन एज। जल्दी क्या है, जैसे बता रहा है कि जो हर प्लैनेट है वो रफली मतलब एक प्रकार से ट्विस है, मतलब डबल है सन का, सन उसका डबल है, ट्विस है ना, लेकिन क्लोजेस्ट नेबर, लेकिन उनके जो सबसे पास है इज नोन है, उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, क्लोजेस्ट नेबर। इस प्लैनेट इज रफली ट्विस, हर प्लैनेट है कि रफली डबल है एज फार एज द सन उनसे, है ना, और इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर, और ये उनका सबसे बगल का पड़ोसी है। तो इसे किसने बोला था, तो 42 नंबर है आपका बी। इसे बोट्स लॉ कहा जाता है ना, कि सबसे पास हो, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पास है वो, है ना, ये चीज़ इन्होंने बोट्स लॉ ने कहा था। ये आपका 43 नंबर, ये आपको खुद देखना है। मोहर वॉइस डिसकंटिन्यूटी रिप्रेजेंट, मोहर वॉइस डिसकंटिन्यूटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी, किसको करती है, क्रस्ट एंड मेंटल को, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट एंड मेंटल को, है ना। मोहर वॉइस डिसकंटिन्यूटी रिप्रेजेंट बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोशिश करें इसे आप एक बार अच्छे से देख लें। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।